हेलो छात्रों, कैसे हैं आप लोग। छात्रों हम बात कर रहे थे, अभी उच्चारण शिक्षण विधि की बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे, उस पर चर्चा कर रहे थे। अब हम बात करते हैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं उच्चारण जो शिक्षण विधि है उसके बारे में, कि उसके जो अधिकतम लोग अशुद्धियाँ करते हैं उच्चारण में, कह सकते हैं आप। उस उच्चारण अशुद्धियों के कारण कौन कौन से हैं, उन कारणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहते नहीं कि 10 किलोमीटर जैसे क्षेत्र की 10 किलोमीटर अगर डिस्टेंस होती है तो उसमें भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, ठीक है। उच्चारण करने की जो होती है वो बदल जाती है। तो यहाँ पर कारणों के बारे में हम बात करते हैं। हिंदी भाषा के जो उच्चारण में अशुद्धियाँ होने के बहुत सारे कारण माने गए हैं, अनेक कारण माने गए हैं। तो कुछ कारण व्यक्ति विशेष के उच्चारण को अशुद्ध करते हैं और कुछ क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के उच्चारण को अशुद्ध करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं जो पूरे क्षेत्र के लोगों को की जो उच्चारण है उसको अशुद्ध करते हैं, ठीक है, कुछ व्यक्ति विशेष को। तो हिंदी के उच्चारण में होने वाली सामान्य अशुद्धियों के बारे में हम बात करें तो उनको कई सारे सामान्य कारण हैं। तो एक क्रमानुसार हम बात करते हैं, आप चाहे पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहला कारण है शारीरिक कारण, सही है। तो कुछ छात्रों के शरीर की संरचना ऐसी होती है कि वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। कुछ छात्रों के शरीर में ऐसा विकार हो जाता है कि वे शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जैसे शारीरिक संरचना, ठीक है। तो और यह पहला है शारीरिक संरचना और दूसरा शारीरिक विकार। तो शारीरिक संरचना की अगर हम बात करें तो शारीरिक संरचना में भिन्नता के दो कारण होते हैं। एक वंशानुक्रम जेनेटिक, दूसरा वातावरण, ठीक है, पर्यावरण जिसे कहते हैं, भौगोलिक स्थिति। इनमें से किसी भी कारण से यदि मनुष्य के उच्चारण तंत्र, ठीक है, चाहे वो कंठ, मुख, विवर या नासिका की रचना में कोई विशेष परिवर्तन हो जाता है तो वह यथा ध्वनियों को सही स्थानों से उनके सही रूप में उच्चारण नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ी क्षेत्रों के व्यक्ति जो छोटा सा होता है, सा सपेर वाला सा ध्वनि का उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और बहुत अधिक मोटे होंठ, बहुत अधिक लंबे दांत और अथवा मोटी जीभ वाले व्यक्ति भी सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जिनके होंठ जो ज़्यादा मोटे होते हैं वो भी सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और इसी क्रम में आगे शारीरिक विकार में कभी कभी जो है बच्चों के उच्चारण तंत्र में किसी रोग के कारण विकार आ जाता है, कोई कमी आ जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो इस कारण के भी विकार के कारण भी वह सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, मानसिक कारण, ठीक है। मानसिक का मतलब सारे हो गए मेंटल से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, मन से संबंधित। तो भाषा का जो उच्चारण है वो शरीर और मन मस्तिष्क के योग से होता है। यदि शरीर में विकार हो, किसी प्रकार की कमी हो तो उच्चारण में अशुद्धता हो जाती है, और यदि मन में विकार हो तो उच्चारण में अशुद्धता हो जाती है, ठीक है। जैसे इसमें आप कह सकते हैं भय या संकोच, कभी कभी भय के कारण भी व्यक्ति शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस जो भय या संकोच की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें संवेगात्मक स्थिति में छात्र मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। हकलाने का मुख्य कारण भय और संकोच ही होते हैं, ठीक है। संकोच का मतलब सारे हो गए आप जो उससे कहीं ना कहीं संकोच भी जो आता है वो कॉन्फिडेंस कम अगर होता है, आत्मविश्वास की कमी होती है तब भी संकोच होता है, हेजिटेशन होती है, तो व्यक्ति सही अगर उससे शुद्ध उच्चारण करता है तब भी वो शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है। अगर हम बात करें जैसे मंच पे अगर बोलने की बात करें तो मंच पे हर कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता, वैसे का कितना भी बोले मंच पे उसको भेज दो तो वो अशुद्ध उच्चारण करने लगता है कभी कभी, तो ये भी एक कारण है। नेक्स्ट शीघ्रता, तो कुछ बच्चों की जो मानसिकता होती है शीघ्रता से काम निपटाने की होती है, बहुत जल्दी काम निपटाने की होती है, तो ऐसे बच्चे प्रायः बहुत तेज़ी से बोलते हैं और शीघ्रता से बोलने में प्रायः उच्चारण अशुद्धियाँ होती हैं। कभी कभी मैं भी बहुत स्पीड में बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ ये मिस्टेक हो गई बोलने में, उच्चारण करने में, किसी शब्द को उच्चारण करने में कहीं ना कहीं कोई कमी हो रही है। तो ये है जब तीव्र गति होती है उच्चारण की, जल्दी करने की, जल्दी बोलने की, तो उसमें उच्चारण अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है।
तो और जो नेक्स्ट है, तीसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण की अगर हम बात करें सोसाइटी की, समाज में, तो मनुष्य जिस समाज में पैदा होता है, जिस समाज में रहता है, जिस समाज में कार्य करता है, इन सभी समाजों की जो उसकी भाषा और उसके उच्चारण पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसी वहाँ भाषा होती है वैसे ही व्यक्ति उच्चारण करता है। ठीक है, मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार से सीखता है, जिस भाषा का वह परिवार में प्रयोग करता है, उसे बोली कहते हैं। सामाजिक कारण में एक पॉइंट है बोलियों का प्रभाव। ठीक है, तो बोलियों के प्रभाव के अंतर्गत मनुष्य जिस भाषा में रहता है, जिस परिवार में सीखता है, जिस भाषा में वो बोली का प्रयोग करता है, ठीक है, उसे बोली कहते हैं। और मनुष्य पर इस बोली के बहुत अमिट संस्कार होते हैं। जब वह अपनी इस बोली की प्रतिनिधित्व बोली विभाषा भाषा का प्रयोग करता है तो उसके उच्चारण में कुछ दोष आ जाना बहुत स्वाभाविक माना जाता है। जैसे हिंदी की अवधि बोली बोलने वाले हिंदी भाषा में शा को शा तथा शा, जैसे बड़ा सा होता है, बड़ा सा, और पिटपट सा ध्वनियों का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे। और इसमें सेकेंड है जैसे अन्य भाषाओं का प्रभाव। तो ये प्रभाव हमें दो रूपों में देखने को मिलता है। एक हिंदीतेतर भाषा भाषी लोगों के हिंदी भाषा के उच्चारण के रूप में, और दूसरा हिंदी भाषा भाषियों के हिंदीतेतर भाषा भाषियों के संपर्क में आने पर हिंदी भाषा के उच्चारण के रूप में। ठीक है, सभी जानते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक मूल ध्वनियाँ होती हैं और यथा भाषा भाषी इन ध्वनियों का उच्चारण करने में अभ्यस्त होते हैं। उन्हें दूसरी भाषा की कई नई ध्वनियों के उच्चारण में परेशानी होती है। उदाहरण जैसे कश्मीरी भाषा में मुझे नहीं पता खैर, लेकिन हाँ शायद ऐसा होगा, कश्मीरी भाषा में घा से घड़ी, तो वो ये जो है ध्वनि नहीं है, इसलिए वे घोड़ा को गोड़ा कहते हैं के रूप में उच्चारित करते हैं। एक एग्जाम्पल है, शायद ऐसा होगा वहाँ पर, अगर आप में से कोई किसी को पता हो तो वहाँ पर ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो सदैव ध्वनि का जो उच्चारण करते हैं, मेवाड़ी में छोटा सा सपेरा होता है सा और हा हल, और तमिल में था को ता के रूप में उच्चारण करते हैं। ठीक है, छोटा शा को मेवाड़ी जो भाषा है, मेवाड़ के लोग छोटा शा को सपेरा वालों को हा के रूप में उच्चारण करते हैं उसका। ठीक है, नेक्स्ट शैक्षिक कारण। तो ये आपके हो गए 3 कारण हो गए, शारीरिक कारण, मानसिक कारण, सामाजिक कारण, और चौथा है शैक्षिक कारण। जो शैक्षिक कारण है वो हमारे देश में, अगर आप सभी जानते होंगे कि प्राचीन काल में भाषा और उच्चारण, उसके उच्चारण की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। संस्कृत भाषा के शिक्षण में आज भी उच्चारण नियमों का ज्ञान कराया जाता है और उसके शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। परंतु जब जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार बढ़ा है, जैसे जैसे स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ी है, तैसे तैसे इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, पर इसलिए बच्चे शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। इसके अंतर्गत कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे पहला है मूल ध्वनियों या अक्षरों का अस्पष्ट ज्ञान। ठीक है, तो आज छात्रों को हिंदी की जो मूल ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, वे उनके उच्चारण स्थान ही नहीं जानते बहुत से। तो ठीक है, तो इसी कारण भी उच्चारण अभ्यास भी नहीं कराया जाता है। यही कारण है कि वे अक्षरों एवं संयुक्त अक्षरों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं। सेकेंड है मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान। अगर मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान है, अगर स्पष्ट ज्ञान नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उच्चारण गलत करते हैं। ठीक है, जैसे स्वतंत्रता से पहले बच्चों को प्रारंभ में ही 12 खड़ी, मतलब का खा का पे आकडंडा का की, वो सुना होगा साहब, का की कुकू के कै को कौ कंका, ये 12 घड़ी बोलते हैं इसको। जैसे का पे आके डंडा का, छोटी ई की मात्रा की, बड़ी की मात्रा की, छोटू ऊ की मात्रा कु, और बड़ू की मात्रा कु, फिर है के कै को कौ कंग का। ठीक है, इसका उच्चारण अभ्यास कराया जाता था। अब हमने किया था, हमें ध्यान है जब हम छोटे थे तो ये सब रटा हुआ था तथा ऐसे इसकी बेस पे जो 5 वर्ग माने गए हैं व्यंजन के, तो 5 वर्गों के जो 5 वर्ण हैं, ठीक है, उनका
ज्ञान कराया जाता था उनकी 12 खड़ी रटाई जाती थी, याद कराई जाती थी। अब नहीं कराई जाती, लोगों को खुद पता नहीं है शिक्षकों को। तो ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इनकी कमी के कारण भी इसका इस ज्ञान ना होने के पर भी गलत उच्चारण होता है, अशुद्ध उच्चारण होता है। जैसे तीसरा है रा के रूपों एवं ऋषि जो होता है उसका स्पष्ट ज्ञान। तो हिंदी भाषा में रा के 4 रूप हैं। रा एक होता है रा, और एक होता है रा वो जो ऊपर लगता है, एक रा होता है नीचे लगता है। जैसे एक ग्रह में जो रा लगता है नीचे, और अब मैं कैसे दिखाऊँ आपको। जैसे जो एक रा लगता है प्रयोग लिखते हैं उसमें रा लगता है, और एक लगता है घृणा में नीचे लगता है, ठीक है। और एक होता है आशीर्वाद में जो ऊपर लगता है रा। 3 ये होते हैं। ब्राह्म चिन्ह के बाद रा से मिलती जुलती ध्वनि है ये नीचे वाले, और बच्चों को इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं कराया जाता, इसी कारण वे अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ठीक है। चौथा है अनुनासिक या अनुस्वार और अर्ध अनुस्वार का स्पष्ट ज्ञान। इसमें आजकल बच्चों को अनुनासिक यानी माँ, ना और अणा, अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगती है, और अर्ध अनुस्वार चंद्रबिंदु जो होता है, ठीक है। एक अंकी बिंदी होती है चंद्रबिंदु। तो ध्वनियों का स्पष्ट ज्ञान तथा उनका उच्चारण अभ्यास अगर नहीं कराया जाता है तो वे अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार, और अनुस्वार के स्थान पर अर्ध अनुस्वार, और अर्ध अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार का उच्चारण करने की मूल भूल करते रहते हैं और अशुद्ध उच्चारण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वाराघात के नियमों की अनभिज्ञता। तो छात्र बच्चों को स्वाराघात के नए नियम बताए जाते हैं, और ना उसका अभ्यास अगर नहीं कराया जाता है तो वे कहीं ना कहीं इसकी भूल करते हैं। चौथा 5वां है भाषाई कारण, ठीक है, यानी भाषा से संबंधित कारण। तो इसमें मूल ध्वनियों की समानता, इसके अंतर्गत भाषा हिंदी भाषा संस्कृत की बहुत वंशज मानी जाती है। हिंदी भाषा संस्कृत की वंशज मानी जाती है। इसका ध्वनि तत्व कुछ इतना अधिक वैज्ञानिक है कि उसे पूर्ण रूप से समझना अपने में एक समस्या है। फिर इसकी कुछ ध्वनियों में बड़ी समानता मानी जाती है। इसमें मात्राओं का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा जटिल रहता है। इन सभी कारणों से भी हिंदी को शुद्ध उच्चारण करना एक कठिन कार्य माना गया है, होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है मूल ध्वनियों की समानता। तो इसमें हिंदी के कुछ मूल ध्वनियों में इतनी समानता है कि वे उनके उच्चारण में भूल होना स्वाभाविक माना गया है। ये ध्वनियाँ जैसे छा, छतरी, एक कक्षा वाला छा होता है, टा, ठा, डा, ढा, ना, अड़ा, ता, था, दा, धा, बा, वा और शा, शा, ठीक है। ऐसे इनका ज्ञान अगर नहीं है तो अशुद्ध उच्चारण होता है। कुछ मूल ध्वनियों के अनिश्चित उच्चारण, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, संयुक्त ध्वनि है ज्ञा, जा, या को लीजिए, इसका उच्चारण होना चाहिए, जैसे लोग इसका उच्चारण गलत करते हैं। नेक्स्ट है मात्राओं की विभिन्न विचित्रता। तो हिंदी भाषा में जैसे छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ऊ, ए, ओ, औ की मात्राओं का प्रयोग अगर भी होता है तो यहाँ पर इन मात्राओं का अगर उनको अंतर पता नहीं है तो अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। ऐसी रा के 4 रूप माने गए जो मैं बता रहा था अभी, उसका ज्ञान नहीं तब भी उच्चारण गलत होता है, ठीक है। और भाषा का बदलता हुआ रूप, तो ये सभी भाषाएं परिवर्तनशील है, परंतु हिंदी भाषा में इसका इस समय कुछ परिवर्तन बहुत आसानी से के नाम पर सरलीकरण के नाम पर हो रहे हैं। जैसे गया, गई, और गए के स्थान पर गया, गई, और मतलब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका उच्चारण गलत होता है और लिखे भी गलत जाते हैं, ठीक है। गई, अरे गा बड़ी ई गई, लेकिन लोग लिखते हैं गा या बड़ी, या पे बड़ी की मात्रा गई। तो ये है सब, ठीक है। ये इसके कारण हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुद्ध उच्चारण की शिक्षा कैसे दी जाए ताकि बच्चे जो है गलत उच्चारण नहीं करें, अशुद्ध उच्चारण नहीं करें, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। तो अशुद्ध उच्चारण में सुधार हेतु कई सारी विधियाँ मानी गई हैं। नंबर 1 परंपरागत औपचारिक शिक्षण विधि। ये भाषा शिक्षण के समय अनुकरण वाचन से
उच्चारण की अशुद्धि का पता चल जाता है इस विधि के द्वारा, परंतु कारण का बोध, दोबारा लिख लीजिए आप लिखना चाहें तो, अशुद्ध उच्चारण में सुधार हेतु विधियाँ। तो कौन कौन सी विधियाँ हैं? 2 विधि मुख्यतः मानी जाती हैं इसमें। पहली है परंपरागत उपचारिक शिक्षण विधियाँ और दूसरा है वैज्ञानिक उपचारिक शिक्षण विधि। ठीक है, तो परंपरागत शिक्षण उपचारिक शिक्षण विधि होती है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि ये जो शिक्षण के समय अनुगुण वाचन से उच्चारण की अशुद्धि का पता चल जाता है, परंतु कारण का बोध नहीं हो पाता और शिक्षक को सचेष्ट रहना चाहिए। अशुद्ध शब्द का आदर्श वाचन दोहराया जाए और छात्र को अनुकरण तथा अभ्यास कराया जाए। ठीक है, जो गलत उच्चारण करता है उसका अभ्यास कराया जाए, उसको शुद्ध कराया जाए। फिर भी शुद्ध उच्चारण में अगर सुधार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में सामूहिक अनुकरण का अभ्यास कराया जाए। सामूहिक का जो मैंने अभी पिछले लेक्चर के माध्यम से आपको बताया था, एक होता है व्यक्तिगत वाचन और एक होता है सामूहिक। तो व्यक्तिगत में अगर सुधार नहीं हो रहा है एक व्यक्ति तो सामूहिक वाचन कराया जाए। ठीक है, सामूहिक अनुकरण वाचन, ताकि बच्चा देखकर सुनकर के सीख सके और ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है, यदि बालक सामूहिक अभ्यास से भी शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तब वाचन संबंधी शारीरिक दोष के कारण उसकी असमर्थता है। इसके लिए डॉक्टरी परीक्षण तथा डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। क्षेत्रीय प्रभाव, स्थानीय प्रभाव से भी उच्चारण दोषपूर्ण होता है। सभी जानते हैं जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसका कहीं ना कहीं उच्चारण में विशेष प्रभाव पड़ता है। इसका उपचार भी अभ्यास द्वारा किया जा सकता है। उच्चारण अभ्यास में वर्णों के रूप में अभ्यास भी सहायक होता है, जिसे 12 खड़ी का अभ्यास भी कहते हैं। जैसे मैंने बताया का की कु को के को कंका। सही है, ये इसका भी हकलाने वाले बालकों में आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। कहीं ना कहीं बच्चे जो है हेजिटेशन होती है, वो कॉन्फिडेंस कम होता है, तो वो भी उच्चारण गलत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक या औपचारिक शिक्षण विधि। तो मनोवैज्ञानिक जो शिक्षण विधि होती है वो शुद्ध उच्चारण हेतु छात्रों की भाषा ज्ञान, इसको वैज्ञानिक औपचारिक शिक्षण विधि कहते हैं। तो इसके हेतु छात्रों को भाषा ज्ञान का अध्ययन कराया जाए। इसके लिए ध्वनियों का ज्ञान दिया जाए, जिससे मुख के विभिन्न अवयवों एवं उच्चारण व ध्वनियों का बोध होता है। शिक्षक को, टीचर को भी इन अवयवों तथा ध्वनियों के लिए उच्चारण में भी उनकी भागीदारी का बोध होना चाहिए, तभी छात्रों से शुद्ध उच्चारण कराने में सफल हो सकता है। और उच्चारण का सीधा संबंध मुख के, जो मुख होता है, मुंह के अवयवों से तो होता है। वो अवयव, मुख्य अवयव तो पता ही होगा, कंठ, तालिका, नासिका, दंतब्य, ओष्ठ, ये सब होते हैं। ठीक है, छात्रों के जो मन में भय, संकोच है, हीन की भावनाएं, हीन ग्रंथियां हैं आदि के कारण वाचन की जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको मनोवैज्ञानिक व्यवहार तथा परामर्श की प्रवृत्तियों, आश्वासन, प्रभावपूर्ण प्रेरकों तथा प्रोत्साहन से हीन भावनाओं का, भय का निराकरण किया जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है और शुद्ध उच्चारण में भी सुधार हो जाता है। उच्चारण की जो शुद्धता है उस पर अक्षरों की शुद्धता पूर्णतः निर्भर होती है। एक शिक्षक को शुद्ध उच्चारण में अक्षरों की शुद्धता भी सहायक हो सकती है। शिक्षक अपने शिक्षण अनुभवों के आधार पर भी उच्चारण के सुधार हेतु प्रविधियों तथा अनुभवों का प्रयोग अधिक प्रभावशाली ढंग से कर सकता है। जो अशुद्ध उच्चारण होता है उसकी समस्या व्यक्तिगत अधिक होती है और कारण भी व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग कर उत्तम एवं प्रभावशाली होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नियम की, उच्चारण संबंधी नियम है, तो कहीं ना कहीं नियम की अगर हम बात करें उच्चारण संबंधी, तो शिक्षक को उच्चारण संबंधी नियमों का भी बोध होना चाहिए। जब शिक्षक को ही नहीं पता होगा तो बच्चे तो गलत करेंगे ही। भाषा शिक्षण में या भाषा विज्ञान में इसका विशद वर्णन किया गया है। यहाँ पर कुछ नियम हैं, कुछ नियम जैसे शिक्षक वर्णमाला के सुनिश्चित ज्ञान का होना, हिंदी वर्णमाला के समुचित ज्ञान होना, ध्वनि तत्व का बोध होना, मुख अवयवों एवं अंगों के उच्चारण के संबंध का ज्ञान होना, है ना। कठिन शब्दोच्चारण का अभ्यास कराना, अभ्यास की क्रिया अधिक उपयोगी है। शब्द विश्लेषण विधि का प्रयोग करना चाहिए।
खंडों में उच्चारण कराना चाहिए। सही है, विभिन्न खंडों में थोड़ा थोड़ा करके उच्चारण कराना चाहिए। आदर्श अनुकरण विधि का प्रयोग करना चाहिए। इकार उकार संबंधी अशुद्धियों का बोध भी कराना। शुद्ध उच्चारण के प्रति शिक्षक की सतर्कता भी होना चाहिए। ऐसे नहीं बच्चा गलत बोल रहा है, गलत उच्चारण कर रहा है, टीचर मस्त है अपने वो भी मस्त है वो भी मस्त, तो ये नहीं गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं टीचर को भी ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ अशुद्ध उच्चारण हो रहा है तुरंत टोके, तुरंत रोके और उसका अनुकरण कराए या फिर उसको रिपीट कराए। उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। उच्चारण संबंधी मौखिक परीक्षाओं का आयोजन करना चाहिए। वाद विवाद, संभाषण, संवाद आदि प्रतियोगिताओं की व्यवस्था करना उच्चारण संबंधी नियमों का विशद क्षेत्र तथा भाषा विज्ञान का है। ठीक है, यहाँ पर जो शिक्षण से संबंधित कुछ नियमों का उल्लेख किया गया है, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे जो अभी मैं पीछे बात कर रहे थे, ज्ञा का ध्यान, ज्ञा, छा, सा कैसे पढ़ा जाता है इसके बारे में बताना चाहिए। ठीक है, और शुद्ध उच्चारण से संबंधित बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। शुद्ध उच्चारण शिक्षित व्यक्ति की एक पहली पहचान मानी गई है। अशुद्ध उच्चारण से व्यक्ति की योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगी जाता है, बताया था मैंने आपको। तो कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा इनको दूर किया जा सकता है। बच्चों के उच्चारण तंत्र की देखभाल करना, बच्चों में मानसिक संतुलन का विकास करना। अगर हम बात करें शुद्ध उच्चारण की शिक्षा के अंतर्गत तो कौन कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए, तो पहला है बच्चों के उच्चारण तंत्र की देखभाल करना। ठीक है, जैसे कंठ, मुख विवर, नासिका इत्यादि का परीक्षण कराकर ये देख लेना चाहिए कि बच्चा क्यों नहीं बोल पा रहा है। अब तो नहीं, अब तो सभी एक्टिव हैं, बच्चे भी पेरेंट्स इतने एक्टिव हैं कि डॉक्टर्स को दिखा देते हैं, बच्चा नहीं बोल पाता है समय से पहले तो हकले बच्चे बहुत होते थे, अब नहीं होते हैं क्योंकि उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं। बच्चों में मानसिक संतुलन का विकास करना कि बच्चे किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बच्चे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं तो भी वो गलत अशुद्ध उच्चारण करते हैं। और विशुद्ध भाषा का ज्ञान प्रयोग करने वालों की संगत हैं, जो गलत उच्चारण करते हैं उनकी संगत तो नहीं है उनके साथ, इसका विशेष रोल रहता है, तो उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। उच्चारण संबंधी सामान्य नियमों का ज्ञान भी होना चाहिए, उनको कराया जाना चाहिए। मात्राओं ज्ञान, मूल ध्वनि तथा उनके उच्चारण स्थानों का ज्ञान, ये सब ज्ञान उच्चारण नियमों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। और शुद्ध उच्चारण अभ्यास है ना, तो उसमें अभ्यास कराना चाहिए, अनुकरण वाचन ये सब। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।